हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि धातु क्या है। तो यहाँ पे देखिए धातु क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो जिस भी तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? यहाँ पे Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हमें परिभाषा से पता है कि जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो ये सोडियम क्या होगा? यहाँ पे धातु होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? यहाँ पे Mg होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होता है। और इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे धातु होगा। तो उम्मीद करते हैं धातु आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आया है तो एक और यहां पे होता है धातु का परिभाषा, उसे भी आप लोग यहां पे देख लीजिए। तो यहां पे देखिए दूसरा परिभाषा धातु का कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है उसे धातु कहते हैं। धातु का यहां पे दूसरा परिभाषा क्या है कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए। यहाँ पे सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na और इसका परमाणु संख्या 11 और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये धातु है। और यहाँ पे देखिए मध्य यानी बीच वाले यहाँ पे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोचेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अष्टक प्राप्त कर लें। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे त्याग करेगा। जब ये त्याग करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? तो यहाँ पे धन आयन बनेगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम, इसका संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या यहाँ पे 12, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा कि हम त्याग करके अपना अष्टक यहाँ पे प्राप्त कर लें। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। और त्याग करेगा तो इस पे कौन सा चिन्ह आएगा? तो ये धन आयन अपना बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं धातु के दोनों ही परिभाषा आपको समझ में आया होगा। तो किसी एक को आपको क्या करना है? याद करना है। पहला यहां पे देख लीजिए, जिस तत्व के यहां पे बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। एक ये हो गया। दूसरा यहां पे देख लीजिए कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब अधातु किसे कहते हैं। तो यहां पे अधातु समझते हैं। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे देखिए अधातु किसे कहते हैं? तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अधातु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन देख लीजिए। तो फ्लोरीन का संकेत F होता है और यहाँ पे देखिए इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे अधातु होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये अधातु का यहाँ पे आपको परिभाषा नहीं समझ में आया है तो एक यहाँ पे और होता है अधातु का परिभाषा, उसे आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अधातु है वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं उसे अधातु कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये बात, आपको समझनी चाहिए कि अधातु किसे कहते हैं
कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, और इसके यहाँ पे देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ग्रहण करेगा तो ये ग्रहण करेगा तो इस पे यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऋण आयन आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्रहण करेगा, तो इसीलिए इस पे ऋण आयन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्लोरीन का यहाँ पे परमाणु संख्या कितना होता है, 9, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो अधातु हुआ, लेकिन इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेगा। जब ये दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पे भी क्या हो जाएगा, ऋण आयन का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो दोनों ही परिभाषा आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो किसी एक को यहाँ पे आपको याद रखना है। पहला यहाँ पे देख लीजिए, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। और यहां पे दूसरा देख लीजिए कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो दोनों ही आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अम्ल क्षार में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, अम्ल क्षार में अंतर निम्नलिखित है। एक बगल आपको अम्ल लिखना है और दूसरे बगल आपको क्या लिखना है, क्षार लिखना है, और एक एक करके अंतर यहाँ पे बताते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है। जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H आयन प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्षार में देख लीजिए, क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो गया पहला अंतर। यहाँ पे देख लीजिए अब दूसरा अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं वे स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और इसका pH मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो 0 से लेके 7 के बीच में होता है। तो ये भी आपका यहाँ पे एक अंतर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और इसका pH कितना होता है, 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो ये भी एक अंतर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग जोड़ सकते हैं। तीसरा देख लीजिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और यहाँ पे देखिए क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये भी एक मुख्य अंतर है यहाँ पे। और यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, अम्ल कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे HCl और H2SO4 ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और क्षार यहाँ पे क्या होते हैं, NaOH और KOH ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं अम्ल क्षार में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H आयन यहाँ पे प्रदान करते हैं। क्षार क्या करता है, क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- प्रदान करते हैं। अम्ल का यहाँ पे pH मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है, क्षार का pH मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वा होता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देता है, नीला कर देता है। और यहाँ पे देखिए HCl और H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, और NaOH और KOH ये क्या है, क्षार है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखना है। तो फिर एक बगल आपको भर्जन लिख लीजिए, और दूसरे बगल आप लोग क्या लिख लीजिए, निस्तापन लिख लीजिए, और एक एक करके अपना अंतर यहाँ पे लिखते चलिए। तो यहाँ पे देखिए पहला अंतर देखते हैं, भर्जन में अयस्कों को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन की क्रिया में क्या किया जाता है कि जो अयस्क होते हैं उसको वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में देख लीजिए, निस्तापन में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति स्थिति में गर्म किया जाता है, यानी यहाँ पे इसमें वायु नहीं होगा, उस स्थिति में यहाँ पे अयस्कों को गर्म किया जाता है। दूसरा यहाँ पे अंतर देख लीजिए,
भर्जन का उपयोग, यहाँ पे भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। जो भर्जन क्रिया होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है। और यहाँ पे देखिए निस्तापन की क्रिया किस में किया जाता है, निस्तापन का प्रयोग कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। जो निस्तापन होता है इसमें देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, निस्तापन का प्रयोग यहाँ पे कार्बोनेट तथा यहाँ पे हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। तीसरा अंतर यहाँ पे देख लीजिए, भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, यानी SO2 क्या होता है यहाँ पे बाहर निकलता है। भर्जन की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, यानी बाहर निकलता है CO2। तो ये था यहाँ पे भर्जन और निस्तापन में अंतर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला अंतर यहाँ पे भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और निस्तापन में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें वायु होगा, इसमें वायु नहीं होगा। दूसरा अंतर देख लीजिए, यहाँ पे भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है और निस्तापन का प्रयोग यहाँ पे कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। तीसरा यहाँ पे अंतर देख लीजिए, भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, यानी SO2 निकलता है। और यहाँ पे देखिए निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यानी उत्सर्जित होता है, यानी यहाँ पे CO2 गैस क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका PDF हम आपको कल सुबह अपने स्टडी ग्रुप पे इसे सेंड कर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि एस्टर का उपयोगों को लिखें। यहाँ पे जो एस्टर होता है इसके उपयोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है कि एस्टर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला प्रयोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एस्टर का प्रयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। जो जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जिसे हम पीते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, एस्टर का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जो एस्टर होता है इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, तो आइसक्रीम बनाने में एस्टर का प्रयोग करते हैं। तीसरा एस्टर का प्रयोग देख लीजिए, एस्टर का प्रयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। जो एस्टर होता है इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो मिठाई बनाने में भी किया जाता है। चौथा यहां पे देख लीजिए, एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। जो एस्टर होता है इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, तो इत्र बनाने में करते हैं। तो ये भी आपको यहां पे याद रखना है। तो ये थे हमारे एस्टर के प्रमुख यहाँ पे उपयोग। एक बार फिर से देख लीजिए, एस्टर का प्रयोग पेय पदार्थों में किया जाता है, एस्टर का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है, और एस्टर का प्रयोग मिठाई बनाने में भी किया जाता है, और एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण रोकने के उपायों को लिखें। जो संक्षारण होते हैं, जो जंग लगते हैं, जो भी धातु यहाँ पे खराब होते हैं उसे यहाँ पे बचाने के लिए, उसके रोकने के लिए उसके उपायों को क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, संक्षारण को रोकने का प्रमुख उपाय निम्नलिखित है और आपको क्या करना है, एक एक करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या उपाय है, तो धातु के सतह पर पेंट लगाकर संक्षारण रोक सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर धातु की सतह पर हम पेंट लगा देंगे तो क्या हो सकता है, उसका जो संक्षारण है वो क्या हो सकता है, रुक सकता है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, धातु की सतह पर एल्यूमिनियम या जस्ता की परत चढ़ाकर संक्षारण रोक सकते हैं। और दूसरा उपाय क्या है, जो धातु है उसकी सतह पे एल्यूमिनियम या जस्ता का जब हम परत चढ़ा देंगे तो उसका संक्षारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देनी चाहिए, इससे संक्षारण रुक जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें यहाँ पे जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, वो मिश्र धातु होता है। पीतल होता है उसमें यहाँ पे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तो धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देनी चाहिए, इससे क्या होगा, यहाँ पे संक्षारण रुक जाएगा। चौथा यहाँ पे देख लीजिए उपाय, यहाँ पे देखिए धातुओं की सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ा देनी चाहिए। जो धातुएं होती हैं उसकी सतह पे अगर आप ग्रीस या वार्निश यहाँ की परत चढ़ा देते हैं तो उसका संक्षारण रुक जाता है। तो ये थे संक्षारण रोकने का उपाय। एक बार फिर से देख लीजिए, धातु के सतह पर पेंट लगाकर संक्षारण रोक सकते हैं, ये पहला उपाय है। दूसरा है कि धातुओं की सतह पे एल्यूमिनियम या जस्ता की जब हम परत चढ़ाएंगे तो इससे इसका संक्षारण रुक जाएगा। यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, धातुओं को अगर हम मिश्र धातु में परिवर्तित कर देते हैं तो उसका संक्षारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चौथा उपाय देख लीजिए, धातु की सतह पे अगर हम ग्रीस या वार्निश यहाँ पे लगा देंगे तो उसका संक्षारण रुक जाएगा। तो ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम कल सुबह 10 बजे, अभी हम पीडीएफ नहीं दे पाए हैं तो शाम तक सभी विषयों का यहाँ पे पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि हम काम में बहुत ही ज्यादा बिजी थे, कुछ जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए हम पीडीएफ नहीं दे पाए हैं। तो आज शाम तक जितना भी पीडीएफ आपका बाकी है हम वहां पे पीडीएफ दे देंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।